स्टूडेंट्स मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। ओके चलो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे इस तरीके से, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस कंसिडर करें। एक पॉइंट मास कुछ इस जगह पे हुआ जिसको हम लोगों ने m1 कंसिडर किया, ये कोई दूसरा पॉइंट मास है जिसको हमने m2 कंसिडर किया। ओके, तो बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, तो m1 हो गया और यहाँ पे m2 हो गया। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने एक इसका मतलब कार्टियन सिस्टम में ये जो पॉइंट मासेस है दोनों का अपना अपना कोऑर्डिनेट्स होगा, तो वो दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया। राइट, जैसे कि हम आपको बोले कि मान लो कि m1 है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट x1, y1 है और यहाँ पे दूसरा मास है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, कुछ ऐसे। मान लो इसका जो लोकेशन मतलब पोजीशन है ये बेसिकली r1 वेक्टर है और इसका पोजीशन सपोज r2 वेक्टर है। ओके, इस तरीके से है ना, तो ऐसा हो गया। तो अब एक और बात अगर सोचे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये दोनों जो आपको यहाँ पे मासेस दिख रहे हैं, ये दोनों मासेस में एक फोर्स काम करेगा, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स। अगर मान लो कि ये फ्री स्पेस में m1 m2 रखा हुआ है, तो इन दोनों में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम m2 को होल्ड कर दे, m2 को पकड़ के रखे, तो m1 जो है वो m2 की तरफ जाएगा। इस तरीके से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग m1 को होल्ड करके रखें और m2 को छोड़ दें, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में m2 विल मूव टुवर्ड्स, इस तरीके से बोल सकते हो कि m2 विल बी मूव टुवर्ड्स m1 लाइक दैट। तो ये बेसिकली कितना हो गया स्टूडेंट्स, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, और ये कितना हो गया, फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट। कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो ये दो तरीके का कुछ इस तरीके से हुआ। अब अगर हम लोग सोचे थोड़ा सा, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि देखो अब मान लो कि इस m1 और m2 का मतलब जो x1 और m1 और m2 मासेस जो है सो कहीं पे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा। अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस को ध्यान दें कि सेंटर ऑफ मास कहाँ प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसके सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को हम लोग कुछ अगर इस तरीके से प्लेस करें, मतलब मान लो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कितना हो जाएगा, तो सपोज इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन XCOM कॉमा ये हो गया YCOM, ऐसे इसका अगर लोकेशन है, और ये इसका जो लेंथ है मतलब वेक्टर के टर्म में अगर हम लोग इसको दिखाना चाहे इस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है अगर मान लो ये RCOM है इस तरीके से, है ना, तो मतलब इस तरीके से हम लोग इसको दिखाएं। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सिस्टम पे जो m1 और m2 का जो सिस्टम हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। मतलब अगर सिस्टम पे देखें तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होने की वजह से एज पर ग्रेविटेशन, तो नेट फोर्स सिस्टम का कितना हो गया इस 0। सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो बेसिकली 0 हो गया स्टूडेंट्स, है ना। सिस्टम का नेट फोर्स 0 हो गया, ये हम लोग यहाँ पे समझे, राइट। और सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो गया। अब एक और यहाँ पे अगर हम लोग सिस्टम लेने की कोशिश करें, जैसा सोचो अगर हम आपको मान लो कि यहाँ पे कोई 3 पॉइंट मासेस के बारे में सोचे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ हुआ, कुछ इस तरीके से हुआ, तो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा इस तरीके से। तो 3 पॉइंट मासेस यहाँ पे करेंगे ऐसे, तो एक पॉइंट मास कुछ यहाँ पर है जो बेसिकली m1, ये दूसरा पॉइंट मास है जो m2, एक और पॉइंट मास यहाँ पर है जिसको हम लोग कर दिए m3 ऐसे। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि 3 अलग अलग पॉइंट मासेस हम लोग यहाँ पे लिखे, और इसका जो लोकेशन है मान लो इसको कुछ हम लोग इसका लोकेशन को R1 कंसिडर किए, इसका लोकेशन को हम लोग, एक ही लाइन हो जा रहा ना, कोई गड़बड़ा हो गया है थोड़ा, है ना, थोड़ा सा और ठीक से इसको बना देते हैं। देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा हम इसको इधर से थोड़ा सा टुवर्ड्स इस तरीके से किए, है ना, ताकि इसके लोकेशन को ठीक ठाक हम दिखा सके। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, एक हो गया कि अगर हम लोग कुछ इसको ऐसे मिलाए, है ना, तो ये एक पोजीशन हो गया। दूसरा अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे मिलाए, ये दूसरा पोजीशन हो गया, है ना, इस तरीके से। इसको अगर हम लोग कुछ ऐसे मिलाए तो ये तीसरा पोजीशन हो गया, ठीक है।
और अगर ध्यान दीजिएगा तो जस्ट अ मिनट, मान लो कि दिस इज बेसिकली m1, ये है हमारे पास m1 और इसका लोकेशन है x1, y1। ये बेसिकली है m2, इसका लोकेशन है x2, y2। ठीक है, ये लोकेशन है m3, ये आपको सपोज x3, y3 हो जाएगा। अब अगर हम आपको बोले कि इफ़ दिस वन, जैसे मान लो ये आपके पास R1 हुआ, ये आपके पास R2 हुआ, ये R1, ये R2 और ये बेसिकली R3, ये आपके पास R3 हो गया। 3 पोजीशंस है, समझ गए? इसके तीनों का हम लोग पोजीशंस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए। अब हम लोग बोले कि सपोज ये तीनों सिस्टम का मतलब जो M1, M2 और M3 है, इन तीनों सिस्टम का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा। मतलब सपोज अगर ये XCOM है और यहाँ पे YCOM अगर करें, ठीक है ना, तो देखो, तो ऑब्वियसली बात ये सेंटर से मान लो इसका लोकेशंस को अगर हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, सो दिस विल बी RCOM, ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे निकला, राइट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हम आपको बोले कि जैसे मान लो कि अगर इन दोनों को होल्ड कर दे, इन दोनों को पकड़ के रखे, तो ये जो M1 का मास, M1 बॉडी है, राइट, दिस M1 बॉडी विल मूव टुवर्ड्स M2, अट्रैक्शन की वजह से एक इधर जाने की कोशिश करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड। और ये जो M1 बॉडी है वो इधर भी जाना चाहेगा, तो ये बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे होल्ड करके रखें तो M3 भी किधर होगा, अट्रैक्शन की वजह से एक इधर जाने का कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड। और ये इधर भी जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इसको और इसको होल्ड करके रखें, पकड़ के रखें, तो हम लोग ऐसा देखें, ये जो M2 मास है दैट विल मूव टुवर्ड दिस डायरेक्शन, मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, ये कुछ इधर जाएगा, तो फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू थर्ड, समझ गए? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जो है वो इक्वल अपोजिट है, तो नेट फोर्स इसका 0, ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है तो नेट फोर्स इसका 0, ये फोर्स इक्वल अपोजिट है तो नेट फोर्स 0। तो इन दोनों सिचुएशन में हम लोग ये समझे कि यहाँ पर भी एफ नेट सिस्टम का 0 है, एफ नेट इज इक्वल टू सिस्टम का जो है वो 0 है। यहाँ पर भी हम लोग देखें तो एफ नेट जो है वो सिस्टम का कितना है, 0 है, समझ गए? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट को। अगर कोई भी सिस्टम हो जिस सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो, उसको बेस मान करके अगर सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, देखो ध्यान से, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, मतलब मान लो कि किसी भी सिस्टम, जैसे ये सिस्टम को देखे चाहे ये सिस्टम को देखे, इसके अलावा कुछ भी XYZ सिस्टम हो, तो उन सारे सिस्टम में अगर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स मतलब एफ नेट ऑन द सिस्टम इज 0, कुछ इस तरीके से है, सिस्टम में नेट फोर्स 0 है, तो सिस्टम में नेट फोर्स 0 है और इन तीनों पोजीशंस का, जैसे इसमें 2 पॉइंट मासेस है, एक इधर और एक इधर, M1 M2 इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, और अगर हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास को लिखना चाहे तो RCOM इज इक्वल टू कितना होता है, तो M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। अगर 3 पॉइंट मास है सिस्टम में देखें तो इसके पास एक और आ जाएगा, M3 R3 आ जाएगा, 4 रहने से M4 R4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली उतने ही मास को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट मास सिस्टम से ही बात किए हैं, राइट। तो देखो ध्यान से, तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं, तो दिस इज बेसिकली दी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो VCOM इज इक्वल टू DRCOM बाई dt हो जाएगा, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी होता है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी निकल जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे पास R है तो ऑब्वियसली यहाँ पे M1 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो R1 को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dR1 बाई dt हो जाएगा, फिर प्लस के जगह पे प्लस लिखेंगे, ये M2 लिखेंगे तो यहाँ M2 हो गया। अब फिर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dR2 बाई dt हो जाएगा। ये समझ आया? अब आपको पता है dR1 बाई dt, तो ये जो dR1 बाई dt है ये पहला का पोजीशन का वेलोसिटी है, मतलब ये जो M1 जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स M2 इस फोर्स की वजह से,
इसका वेलोसिटी है, तो मतलब ये आपके पास v1 हो जाएगा। और dr2/dt ये जो m2 मूव कर रहा है टुवर्ड्स m1, तो इसका वेलोसिटी है v2। तो dr1/dt को हम लोग लिखेंगे v1, dr2/dt को हम लोग लिखेंगे v2, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, और नीचे में आपको दिख रहा है कि m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कुछ ऐसे हो गया। तो v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग लिखना चाहते हैं एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, हम लोग को पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी को टाइम रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, डी वी सी ओ एम डिवाइडेड बाई डी टी ऐसे हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये m1 हो गया तो v1 को लिखेंगे dv1/dt, फिर यहाँ पे m2 हो गया तो m2 के कांस्टेंट हो गया v2 को लिखेंगे dv2/dt। सो dv1/dt इज बेसिकली कितना हो जाएगा, तो ये एक्सलरेशन होता है पहला पार्टिकल का, dv1/dt इज द एक्सलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, dv2/dt इज द एक्सलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। मतलब ये m1a1 प्लस m2a2, और नीचे में आपके पास m1 प्लस m2 हो गया। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना हो गया, तो m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से ये वाला जो है दिस इज बेसिकली दी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हम लोग पहला लेक्चर में ही पढ़ चुके थे। इसको डिफरेंशिएट किए टाइम रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया है ना, तो r1 के जगह पे v1 आ गया, r2 के जगह पे v2 आ गया। उसको वापस से डिफरेंशिएट किए टाइम रेस्पेक्ट में, तो ये एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया, तो m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स बात समझ आया, यस और नो बोलिए। अरे बोलो भाई स्टूडेंट्स, यस और नो, आप सभी को समझ आया कैसे किए इसको? यस। चलो गुड है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब थोड़े से ध्यान से देखो, इसको थोड़ा हम ऐसे घेर दिए, दिस इज बिकॉज दिस इज ऑल्सो द वन रिलेशन, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते, दिस इज द मतलब पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सलरेशन, कुछ इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, याद सोचिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर वाला जो भी दो सिस्टम हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं, इन दोनों सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब हम लोग एफ नेट वेक्टर को जीरो कर सकते हैं, राइट। एफ नेट वेक्टर को जीरो कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट एमटी, आपको पता है नेट फोर्स क्या लिखेंगे, तो नेट फोर्स बेसिकली एफ नेट कैसे लिखेंगे, तो पूरे बॉडी का जो टोटल मास है, एमटी मतलब क्या होगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, और एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग किस बेस पे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको छोटा सा एक एग्जांपल आप सोच के देखिए कि कभी भी कोई भी मास अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसका वेट को हमेशा हम लोग सेंटर ऑफ मास से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास से लिखने का ये मतलब है कि जितना भी बड़ा ब्लॉक हो, उस पूरे ब्लॉक का टोटल मास को हम लोग हमेशा, ठीक है ना, पूरा ब्लॉक का जो टोटल मास को है ना, पूरे क्योंकि हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा बॉडी का जो टोटल मास है उसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रलाइज्ड है, तो इसका मतलब जो मतलब पूरे बॉडी के मास को हम लोग एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। पूरे बॉडी का मास ये कैपिटल एम हो गया, तो ऑब्वियसली वेट यहीं से ही काम करेगा, m इंटू जी, कुछ ऐसे है ना। तो नेट फोर्स को लिखेंगे टोटल मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसे बोले। अब देखो टोटल मास को क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि इसमें जो दो सिस्टम या तीन सिस्टम या चार सिस्टम जितने भी सिस्टम रहे, तो टोटल मास मीन्स m1 प्लस m2, या उसमें जितने भी और पॉइंट मासेस है। और एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़े m1a1 प्लस m2a2 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखो, तो ये और ये बेसिकली कट जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल मास है, नीचे वाला भी टोटल मास है। तो आपको ये समझ आया कि m1a1 प्लस m2a2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। हम लोग कुछ इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे, तो हम लोग को पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम टी प्लस एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो नेट फोर्स होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एम टी प्लस एक्सलरेशन। अब जिसमें पहला सिचुएशन को समझे, अभी हम लोगों ने समझा कि नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज सिस्टम पे नेट फोर्स जो है ये जीरो है। अगर इस एम को जीरो से डिवाइड कर दिए, मान लो इधर लेके आए कि जीरो से डिवाइड कर दिए, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया।
मतलब आपको पता चला स्टूडेंट्स की एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली एक्सेलरेशन, तो डी वी सी ओ एम डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है किसी भी देखो ये डी वी सी ओ एम बाई डी टी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है ना। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 करेंगे तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हम लोग कैलकुलस में पढ़े थे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर डी वी सी ओ एम बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये कांस्टेंट है, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट है, तभी डी वी सी ओ एम बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आया है। अब भी सी ओ एम को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, क्योंकि आप देखें कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो ऊपर ही इसका फॉर्मूला हमने लिखा है, आप इधर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो भी सी ओ एम m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये वही दिख रहा है m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन इज कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बोले यहाँ पे कि m1 v1 प्लस m2 v2 दिस, अब सोचो ये जो पूरा है ये बेसिकली टोटल मास है, तो टोटल मास तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है, जब हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कांस्टेंट ही बनेगा, बिकॉज ये पहले से कांस्टेंट है, टोटल मास भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट ही बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि m और v बेसिकली क्या होता है, तो हमको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी इज बेसिकली मोमेंटम, तो ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, और जितने भी पार्टिकल है सबका मोमेंटम का सम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसका मतलब बाद में मतलब इस कांस्टेंट है, इसका मतलब सोचो कि कोई भी पार्टिकल था जिसका पहला मास m1 था, सोचो कोई भी पार्टिकल है ना, इसका मास m1 है, दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v1, कोई दूसरा पार्टिकल है m2, दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v2, ऐसे जितने भी पार्टिकल थे, है ना, मान लो कि कुछ देर के बाद उसमें कुछ भी हुआ, हो सकता है कि कोलिजन हो गया या कोई भी एक्स वाई जेड इसमें इफेक्ट आया, है ना, मान लो कि कोलिजन ही हो गया, कोलिजन के बाद मान लो यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास m1 है इसका वेलोसिटी अगर v1 प्राइम हो गया और दूसरे m2 है इसका वेलोसिटी अगर v2 प्राइम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ना, तो क्या बोलता है कि टोटल मोमेंट, क्योंकि सिस्टम का नेट फोर्स 0 है, क्योंकि हम लोग पूरा स्टार्टिंग से नेट फोर्स को 0 मान के ही मतलब आगे बढ़ा है, तो क्योंकि सिस्टम का नेट फोर्स 0 है तो ऑब्वियसली बात है, अभी हम यही समझे कि m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब टोटल मोमेंटम इनिशियल में जो टोटल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इस तरीके से, और इसमें जितने भी होंगे इस बेसिकली इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम टोटल, अगर आपके पास इक्वल होता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, राइट। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऐसा अगर हम लोग बोले, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल कौन सा मोमेंटम, तो हम लोग बोलेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम। अगर हम लोग यहाँ पे बोले टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बोले तो ये बेसिकली इक्वल हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, है ना, तो इक्वल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर इसको ये इस तरीके से हुआ तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व कब होता है, तो मोमेंटम कंजर्व उस वक्त होता है जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, समझ गए। तो उसी के हिसाब से लिखे, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मतलब जो टोटल मोमेंटम सिस्टम का होगा वो कंजर्व होगा, मतलब ये कांस्टेंट होगा, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो, जो अभी हम आपको बताए, हाँ या ना बोलो बच्चों।
यस। हाँ चलो वेरी गुड। तो ये एक हम लोग यहाँ पे समझे। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो इसका सेकंड पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, दिस इज द सेकंड पार्ट, तो क्या है यहाँ पे, सो एफ नेट इज इक्वल टू, अगर मान लो फिर दूसरे तरीके से एक सोचे तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो एम टी इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और नेट फोर्स सिस्टम का जीरो है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो लिख दिए। फिर इसको इधर लेके चले आए तो ऑब्वियसली बात है जीरो बाई एम टी जो टोटल मास है वो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो हो गया। अब इस पे बेसिकली हमारे पास दो कंडीशन होता है, बिकॉज एक्सलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखो एक तो लिखते हैं डी वी सी ओ एम बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सलरेशन, तो इसको हम लोग कुछ दैट इज इक्वल टू जीरो कुछ ऐसा लिखे। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन होता है स्टूडेंट्स, एक कंडीशन तो होता है कि वी सी ओ एम जो है ये कांस्टेंट है, तब आपके पास डी वी सी ओ एम बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा, या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही जीरो है, तो किसी भी जीरो का डिफरेंस अगर डी बाई डी टी ऑफ जीरो तो आंसर विल बी जीरो, इस तरीके से सोच सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो हम लोग पहले वाले सिचुएशन में पढ़ लिए, अब दूसरा सिचुएशन सोचो कि अभी अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट नहीं बल्कि जीरो है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है, मतलब वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे डी आर सी ओ एम बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आर सी ओ एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो क्या बोल सकते हैं, तो आर सी ओ एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये बेसिकली कॉन्स्टेंट है। अब आर सी ओ एम को क्या लिखेंगे, तो एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू एंड सो वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू एंड सो वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे। ये पूरे को अगर हम लोग इस कांस्टेंट से जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑब्वियसली कांस्टेंट इनटू एनीथिंग, मतलब टोटल मास एक कांस्टेंट ही होगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन इज बेसिकली इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ये m इंटू आर है, पीछे वाला था m इंटू भी जो कि मोमेंटम था, तो इसको कोई स्पेसिफिक नाम हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी m इंटू आर मतलब मास इंटू पोजिशन जो टोटल होगा, मतलब इनिशियल एंड फाइनल इज बेसिकली इक्वल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल सम ऑफ, देखो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है, मास एंड पोजिशन, ऐसा बोल सकते हैं टोटल सम ऑफ मास एंड पोजीशन इनिशियल इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ मास एंड पोजीशन फाइनल, तो ये बेसिकली क्या होगा, इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं। देखो तो क्या दिखा, टोटल सम ऑफ मास एंड पोजीशन, मास एंड पोजीशन इनिशियल, ऐसा, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ, बात समझेंगे, टोटल सम ऑफ मास एंड पोजीशन फाइनल, मास एंड पोजीशन, ऐसे देखो मास एंड पोजीशन फाइनल, ऐसा बोल सकते हैं। ये दोनों अगर इक्वल है ऐसे बोल सकते हैं, टोटल सम ऑफ मास एंड पोजीशन इनिशियल, टोटल सम ऑफ मास एंड पोजीशन फाइनल, ये बेसिकली इक्वल होता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है। ये कब होता है, तो इसके लिए दो सिचुएशन है, एक तो आपको समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स सिस्टम का जीरो होना चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होना चाहिए, है ना, तो तब टोटल सम जो है वो कांस्टेंट होगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए अगर आपको मोमेंटम को कंजर्व करना है तो उसमें एक सिचुएशन है, और वो बेसिकली क्या है कि सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब टोटल मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट, मतलब कंजर्व होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ऐसा हो जाता है, ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोले टोटल सम ऑफ मास एंड पोजीशन जो है, मतलब वो अगर कांस्टेंट है तो उसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, तो बात समझेंगे। उसके लिए दो सिचुएशंस है, एक तो है कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होना चाहिए। पहले नेट फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, साथ साथ अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तभी जाकर के ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बात समझ आया, अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, अरे बोलो बच्चों समझ आया। यस सर। हाँ तो ये बेसिकली, हाँ तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, मतलब
ऐसा, मतलब ये बेसिकली है ना। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी सिस्टम में हम ये कैसे पहचानेंगे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है कि नहीं है, ये सवाल है। किसी भी सिस्टम में हम ये कैसे मतलब पहचानेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है कि नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास। उसके लिए एक छोटा सा थ्योरम से हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम एंड इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम का जीरो है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। अगर किसी भी सिस्टम में आप देख लिए कि नेट फोर्स जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल ये जीरो है, बात समझेंगे। नेट फोर्स जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टोटल सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रेस्ट पे होगा। चलो इस चीज को प्रूव भी किया गया है, देखो कैसे। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, अगर सिस्टम में क्या है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है तो हम लोग को ये पता है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट। जो मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। इसका मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, है ना। दीज आर द इनिशियल वेलोसिटीज और v1 प्राइम v2 प्राइम जो है वो फाइनल वेलोसिटीज है, ओके। अब जैसे कि थ्योरम में बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इसका मतलब v1 v2 जितने भी पार्टिकल है उन सब का टोटल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। v1 को क्या लिख सकते हैं dr1 बाई डी टी, v2 को क्या लिख सकते हैं dr2 प्राइम बाई डी टी, इस तरीके से। अब dt कॉमन लेकर के इधर जीरो कर दिए तो ये टर्म खत्म हो गया, है ना। तो ये बेसिकली कितना बनेगा, ये अभी नहीं लिखा है, सपोज ये कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया m1 dr1 प्लस m2 dr2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। अब हम नीचे भी क्या किए, यहाँ पर ये इससे डिवाइड यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, ये पूरा टर्म तो जीरो बाई एनीथिंग तो जीरो ही हो जाएगा। अब ये हमको समझ में आ रहा है कि m dr1 प्लस m dr2 प्लस जितने भी यहाँ पर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइड बाई दिस, इसको DRCOM बोलते हैं। ये पिछले क्लास में पढ़े थे ना स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में कि m dr1 प्लस m2 dr2 है ना एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई कितना, तो m1 प्लस m2 कुछ इस तरीके से, है ना। ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास DRCOM। तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं DRCOM। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। अब समझेंगे, समझ में आया। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे होने के लिए दो कंडीशन हम लोग सिस्टम में चेक करेंगे। एक सिस्टम में एक तो कंडीशन ये है कि सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, दूसरा इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समझ गए, मतलब किसी भी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटीज है वो बेसिकली जीरो होना चाहिए। बात समझ गए। अगर किसी भी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटीज जीरो होगा तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स पूरा कहानी। तो चलो एक बार पूरे कहानी का कंक्लूजन देखते हैं कि पूरे कहानी के दौरान हमने देखा क्या यहाँ पे। बात समझिए स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या क्या समझा, ये तीन इसमें कहानी था, तीन कहानी है। तो जो भी हम लोग को सिस्टम में कहानी को समझे, इस कहानी का पहला कंक्लूजन, अगर सिस्टम पे एफ नेट जीरो है मतलब नेट फोर्स सिस्टम का जीरो है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। समझ गए, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये देखे कि अगर किसी भी सिस्टम में एफ नेट जीरो है, बात समझ गए, तो एफ नेट जीरो है, इसका मतलब और एक सिचुएशन और होना चाहिए, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, ये दोनों अगर है तो बेसिकली कितना हो जाएगा m1 r1 मतलब m इनिशियल r इनिशियल, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ऐसे सॉरी, है ना। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं, सुनोगे, m इनिशियल ऐसा नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि टोटल मास इंटू r का मतलब है टोटल, ये इनिशियल इज इक्वल टू m इंटू r टोटल इसका फाइनल, ये दोनों इक्वल होगा। बात समझ गए, मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 जैसे जितना भी यहाँ पे सिस्टम है इसका इनिशियल इज इक्वल टू m1 r1 प्राइम प्लस m2 r2 प्राइम एंड सो ऑन फाइनल। ये दोनों बेसिकली इन दोनों को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड, बोलो स्टूडेंट, यस और नो।
बोलिए बच्चों, समझ आया आपको, हाँ या ना? है ना ये कंडीशन? अरे बोलो भाई, है ना? मतलब क्या, यस सर। हाँ मतलब बोले कि अगर सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। दूसरा, अगर सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो टोटल मोमेंट जो होता है ये बेसिकली इक्वल होता है। अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे कब माने, कब ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है? तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने के लिए कंडीशन वन, नेट फोर्स को जीरो होना चाहिए, ठीक है ना? और दूसरा है कि इनिशियल वेलोसिटी, टोटल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ये दोनों मैच करेगा तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो जाएगा। तो ये तीन कंक्लूजन बेसिकली हम लोग ये पूरे आज के कॉन्सेप्ट के दौरान समझे। तो यही कॉन्सेप्ट आज का एक्स्ट्रा क्लास में समझाने का मोटिव था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है।